जी, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 199वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक माइलस्टोन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उस माइलस्टोन के साथ साथ हम कुछ विषयों में भी माइलस्टोन स्थापित कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम वे सभी विषय उठाएं, आपके समक्ष उन सभी विषयों पर बात करें जो प्रासंगिक हैं हमारे आज के जीवन में। इसी क्रम में आज हम दो महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित किया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। लगभग 33 लाख भारतीय विद्यार्थी और 7 लाख विदेशी मिला के 40 लाख विद्यार्थी इग्नू में स्टडी करते हैं। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय देश और विदेश में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराना है। जो बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, जो लगातार बच्चों के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं रेगुलर काम करने की वजह से अपनी शिक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज हमारा विषय है कि बालकों और बालकों से जुड़े लोगों के लिए किस प्रकार इग्नू उनकी मदद कर सकता है। हाउ इग्नू कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड द पीपल हु आर वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विनी थॉमस जी को। रिच एक्सपीरियंस इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोएथिक्स। बायोएथिक्स शब्द आज मुझे पहली बार पढ़ने में आया है। उम्मीद है आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगी। बीएससी एजी और एमएससी एजी थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट इन द यूनिवर्सिटी एंड एल्यूमिनाई फ्रॉम कार्मल कॉन्वेंट भोपाल। PhD in genetics and plant breeding, assistant professor and in charge wheat feeding at IGNOU at AAIDU Allahabad, and HOD biotechnology and vice president at TGC Bangalore University. इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए में MHSC इन बायोएथिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एट कनाडा से भी आपने पढ़ाई किया है। वर्तमान में आप असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू भोपाल सेंटर के। मैडम, आपसे आग्रह है कि आज का जो हमारा विषय है उस पर अपनी बात रखें। इग्नू किस प्रकार बच्चों और उनसे जुड़े हुए लोगों की शिक्षा या अन्य गतिविधियों में मदद कर सकता है। सर, इसमें 12 CWC के अध्यक्ष ओम मेहता जी भी जुड़ गए हैं। सर, इंटरफियर नहीं कर सकते आप प्लीज। जी मैडम, अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं चौबे सर को और उनसे जुड़े सभी जो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती से जुड़े हैं, इनके बैनर, जिस बैनर के नीचे ये वेबिनार हो रहा है, उन सब की मैं सराहना करती हूँ, उन सबको कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि इतने अच्छे उद्देश्य से आपने समय निकालकर लगातार इस तरह के वेबिनार सीरीज कर रहे हो। जो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे नॉलेज अपडेशन या नॉलेज अपग्रेडेशन की बात करें पर्सनल लेवल्स पे, उसकी बात हो, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक छुट्टी के दिन इस तरह से समय निकालना, क्योंकि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हूँ तो मुझे पता है एक वेबिनार करने का मतलब है उसके पीछे तैयारी होती है, लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, रिसोर्स पर्सन्स को, पार्टिसिपेंट्स को। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है और ये सराहनीय है। तो एक बार फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करती हूँ चौबे सर, और आपके पूरे साथियों को जो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती से जुड़े हुए हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या इग्नू जिसको कहते हैं उसमें कार्यरत हूँ। जो रीजनल सेंटर भोपाल की मैं सीनियर रीजनल डायरेक्टर हूँ, और यहाँ के मध्य प्रदेश के 31 जिलों के मैं इग्नू के जो कार्य है उसको देखती हूँ। चौबे जी ने आपको भी बताया कि इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। और ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो विश्वविद्यालय आज हमारे देश में है, उनमें से एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे नैक ने A++ ग्रेड से सुशोभित किया है। और अगर हम विद्यार्थियों के स्ट्रेंथ की बात करें या इसके विस्तार की बात करें, तो ये विश्व में ही वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है। और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जरूर ये अपनी शिक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन गुणवत्ता में
कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, ऐसी पूरी कोशिश रहती है। तो क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, और वो भी विद्यार्थियों के डोर स्टेप्स पर, उनके दरवाजे पर, ये इग्नू का नारा रहता है। इग्नू की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बहुत संक्षिप्त में, तो इग्नू का हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में है। उसके अलावा इसके रीजनल सेंटर्स है, क्षेत्रीय केंद्र है, 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसके अलावा 50,000 एकेडमिक काउंसलर्स है, जिसको जो टीचर्स को हम एकेडमिक काउंसलर्स कहते हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं। और साथ ही हर क्षेत्रीय केंद्र के अंदर कई सारे अध्ययन केंद्र है, और एक तरह से एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है जहां से शिक्षार्थी अपना शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। मुझे आज के लिए जो टॉपिक दिया गया है वो है हाउ इग्नू कैन हेल्प स्टूडेंट्स, या इग्नू किस तरह से विद्यार्थियों की सहायता कर सकता है। ये टॉपिक बहुत अनोखा इसलिए है क्योंकि जब हम किसी भी कन्वेंशनल विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की बात करते हैं तो वहां के जो विद्यार्थी है वो 18 से 24 साल के होते हैं, लेकिन इग्नू के जो विद्यार्थी है वो 18 साल के भी है, और हमारे यहाँ विद्यार्थी 90 साल के भी हैं। और तो ये बहुत बड़ा गैप है। दूसरी बात, किसी और विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ स्टूडेंट्स 12th करके या ग्रेजुएशन करके पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशली जो 12th से निकले हैं वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो अगर कोई हाउसवाइफ्स है वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। मतलब चाहे वो आयु की बात हो, शिक्षा की बात हो, उनके एम्प्लॉयबिलिटी की बात हो, हर स्तर पे हर जगह कार्यरत लोग इग्नू से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये बोले कि इग्नू किस तरह से विद्यार्थियों की सहायता कर सकता है, तो इग्नू के विद्यार्थी तो हर जगह हैं, हर कोई विद्यार्थी है इग्नू का। और अगर विद्यार्थी नहीं है तो विद्यार्थी बनने की पॉसिबिलिटी हर किसी में है, क्योंकि अगर हम आज के डेट में अगर हम किसी विश्वविद्यालय जाते हैं तो वहां पे हमें एडमिशन मिले ना मिले, हो सकता है ना मिले, हमारे एज की वजह से, हमारे पढ़ाई में जो गैप हो गया है उस वजह से। लेकिन इग्नू में ऐसे इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हर कोई या तो इग्नू का स्टूडेंट है या इग्नू का प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, इग्नू के स्टूडेंट बनने का पॉसिबिलिटी रखता है। तो जब मैं अगर ये कहें कि हाउ कैन इग्नू हेल्प स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इग्नू किस तरह से किसी भी व्यक्ति की मदद अपने शिक्षा की बढ़ोतरी में, उसके ज्ञानवर्धन में कर सकता है। तो इसलिए मुझे ये टॉपिक अनोखा लगा, क्योंकि इग्नू हर किसी की मदद उनके ज्ञानवर्धन के लिए और उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए कर सकता है। तो इस छोटे से बैकग्राउंड के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी, और स्पेसिफिकली मैं ये बताना चाहूंगी, अपने टॉपिक को दो में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो क्योंकि ये संस्था चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जितना मैं समझती हूँ डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक तरफ मैं उनके लिए बात करना चाहूंगी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, या जो बालकों के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ्टी के लिए या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ कोर्सेस बताना चाहूंगी जिसे पढ़ने से वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इग्नू का हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके मन में अगर कोई भी बात है, उनके जहन में कोई भी डाउट है, तो उसको जरूर वो नोट करके रखें, और मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन आपके मन में अगर कोई भी डाउट आता है तो जरूर पूछे, क्योंकि उससे बाकियों को भी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे लोगों को क्लियर होगी, और ये इससे मतलब इस प्रेजेंटेशन का फायदा होगा। और चौबे जी, मुझे समय का अभी 4:15 बजे हैं, तो मैं समझती हूँ 15-20 मिनट का समय मेरे पास, 20 मिनट का समय है, और क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेते हैं। जी 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 जी। तो अगर मैं बात करूं उन लोगों का जो स्टूडेंट्स के या चाइल्ड वेलफेयर के दिशा में काम कर रहे हैं,
तो अगर उनकी काउंसलिंग की बात करें, हो सकता है कि उन बच्चों के साथ डील करते समय आपको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़े, तो जो भी प्रोफेशनल्स चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन में या इससे रिलेटेड किसी भी संस्था में, किसी भी एनजीओ में काम कर रहे हैं, जो बालकों के साथ काम कर रहे हैं, तो काउंसलिंग के क्षेत्र में इग्नू के कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो मैं बताना चाहूंगी। सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि इग्नू में 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, 1 वर्ष के डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा 3 साल के और 4 साल के डिग्री प्रोग्राम्स हैं, और फिर मास्टर लेवल और डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम्स हैं। तो मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स जो 6 महीने के हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो 1 साल का है, क्योंकि आप लोग बिजी हैं अपने कामों में, तो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आप 6 महीने में भी कोई सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते हो और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। साथ ही अगर कोई प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगे और आप समय निकाल सकते हैं, तो 1 साल का समय अगर निकाले तो आप बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज है इग्नू में, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो काउंसलिंग की मैं बात कर रही थी, तो इग्नू में सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन ऐसा एक कोर्स है। आपको जिस भी कोर्स में रुचि आए आप उसको जरूर नोट करके रखिए, उसके डिटेल्स या तो मुझसे बाद में ईमेल के माध्यम से या अभी भी पूछ सकते हो। दूसरा कोर्स है सर्टिफिकेट इन एडोलेसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, दोनों ही 6 महीने के हैं। इसके अलावा अगर आप ट्राइबल्स के बीच में मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज है, तो सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज करके भी इग्नू का एक कार्यक्रम है जो काफी पॉपुलर है, तो इसको भी आप अपने ज्ञान के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा लॉ, यहाँ आपके काम में लॉ की बहुत जरूरत पड़ती है, लॉ की जानकारी की जरूरत होती है, तो लॉ से रिलेटेड भी इग्नू के बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, जिसको 6 महीने में या 1 साल में आप पढ़कर अपना इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को आप अपडेट या अपग्रेड कर सकते हो। एक कार्यक्रम है इग्नू में सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलावा सोशल वर्क को भी इस कार्यक्रम ने टच किया है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 6 महीने का, सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा अगर हम लॉ प्रोग्राम्स की बात करें तो सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सर्टिफिकेट इन कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव लॉ एंड बिजनेस लॉ। इसके अलावा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हमारे पुलिस कर्मियों के लिए ये निशुल्क दिया जाता है, इसका नाम है सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी में रोकथाम। ये भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है इग्नू का। सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। सर्टिफिकेट इन जेंडर लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ, ये लॉ के कुछ प्रोग्राम्स इग्नू में आप जानते ही होंगे 250 से अधिक प्रोग्राम है, और जैसा चौबे जी ने बताया 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स देश भर में और विदेशों में भी है। तो और ये 250 इग्नू के 250 से भी अधिक प्रोग्राम में इन्होंने ये सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। तो ये सारे प्रोग्राम्स में से मैंने कुछ प्रोग्राम्स चुना है और जिसको मैंने सोचा कि आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा मैं आपको प्रोस्पेक्टस का भी लिंक शेयर करूंगी, जिससे आप खुद उसको प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं और अपने पसंद का कार्यक्रम चुन सकते हैं, अपने लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने जानने वालों के लिए। जो एनजीओ से जुड़े लोग हैं वो सर्टिफिकेट इन एनजीओ मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है, काफी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है जो इग्नू देती है। ये हमने बात की लॉ की और बात की काउंसलिंग की। इसके अलावा आप विद्यार्थियों के साथ कार्य करते हैं, बालकों के साथ काम करते हो, तो कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स भी है हमारा जो काफी इंफॉर्मेटिव है। इसकी अगर बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है 1 साल का इन मेंटल हेल्थ, क्योंकि इस समय जिस तरह का हमारा वर्क प्रेशर कहें या
परिस्थितियां कई बार कहे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आजकल बहुत पाए जाते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ एक प्रोग्राम है जो इग्नू देती है। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये भी इग्नू का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, ये भी एक प्रोग्राम है। दोनों ही प्रोग्राम्स 6-6 महीने के हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर इंस्ट्रक्टर्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्हें देखने में परेशानी होती है, उनके इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इग्नू में मौजूद है। तो अगर तो हम हेल्थ की बात करें या काउंसलिंग की बात करें या लॉ की बात करें, ये सारे प्रोग्राम्स इग्नू में हैं जो भी व्यक्ति चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो अपना इन कार्यक्रमों को वो पढ़ सकते हैं। मान लो कोई पर्सन है जिसने सोशल वर्क में डिग्री ली हो, लेकिन वो जब बालकों के साथ काम कर रहा हो तो उसको लॉ के कुछ कार्यक्रमों के, लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन वो जानना चाहते हैं, वो पूरा LLB करने का उनके पास वक्त नहीं है, तो वो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम जरूर ले, जैसे सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स ले लिया आपने, या कोई भी एक 6 महीने का कार्यक्रम लेके सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ले लिया, सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ले लिया। इस तरह का एक 6 महीना आपने अगर इन्वेस्ट किया तो आप इन प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हैं, और मैं मानती हूँ कि आप जरूर अपने कार्य को और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं और एक अलग नजरिए के साथ उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी ऐसे कार्यक्रम जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि इग्नू एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे हम उन कार्यक्रमों की बात करते हैं जो 12वीं के बाद लिए जाते हैं। तो आप जिन भी स्टूडेंट से आपका संपर्क होता है, जिन भी बालकों से, जिन भी बच्चों से आपका संपर्क होता है, तो आप उनको इन कार्यक्रमों का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। 12वीं के बाद मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगी जिससे वो डायरेक्टली उनका स्किल डेवलपमेंट हो और वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर वो उनकी परिस्थितियां ऐसी है कि उन्हें जरूर जल्दी अपने लिए अर्न करने की जरूरत पड़े या अपने पैरों पर उन्हें खड़े होने की जरूरत पड़े, तो ऐसे कुछ कार्यक्रम भी है जिन्हें वो पढ़कर उनका अपना स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, उनका कौशल बढ़ सकता है, कौशल बढ़ोतरी कर वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हाल ही में इग्नू ने एम्स में के साथ एक समझौता किया है और एम्स भोपाल में भी इग्नू का अभी एक अध्ययन केंद्र है, और ये कोशिश है कि वहां पे एक हेल्थ हब, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए एक हेल्थ हब खोलने की भी बात हो रही है। तो उसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम हैं जो मैं बताना चाहूंगी। एक सर्टिफिकेट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सर्टिफिकेट मैडम आपकी आवाज बंद हो गई। दिनी मैम एक बार रिफ्रेश कर लें। बिनी मैडम आपका इंटरनेट शायद डिस्टर्ब हो गया है। भाई साहब शेयर लेफ्ट बात हो रही है, 1 मिनट।
कुछ इंटरनेट कनेक्शन है, जुड़ रहे हैं दोबारा। जी। 1 मिनट में वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जुड़ रहे हैं बिन्नी मैडम, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है इंटरनेट का। हेलो जी, स्टार्ट करें। हाँ, माफ़ कीजिए, मेरे लैपटॉप में कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू आ गया था। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि इग्नू का एम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसके तहत एम्स भोपाल पर भी इग्नू का एक अध्ययन केंद्र खुला है और इसके स्वास्थ्य क्षेत्र के 12 पाठ्यक्रमों को इस केंद्र से संचालित किया जाएगा। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में भोपाल को मेडिकल एंड एलाइड साइंसेस के क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए एक स्किल हब के रूप में विकसित किए जाने का प्लान है। तो जो कार्यक्रम मैंने आपको बताए, जैसे जनरल ड्यूटी, जेरियाट्रिक केयर, होम बेस्ड असिस्टेंस, इन विधाओं में अगर बच्चों को या 12वीं पास व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है। तो ये ऐसे क्षेत्र है जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज या ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत है और ये पर्सनल इस समय मौजूद नहीं है। तो अगर हम बच्चों को ये समझाएं कि इन कार्यक्रमों में भी अगर उनकी रुचि है और वो इन कार्यक्रमों को ऑप्ट करें तो भी एम्प्लॉयबिलिटी का चांस बढ़ जाता है। मैंने जेरियाट्रिक केयर के बारे में सर जब बताया तो तब आवाज़ आ रही थी, नहीं आ रही थी? दोबारा बता दीजिए। अच्छा, जी जी। मैं ये बता रही थी, आज समाज में क्योंकि हेल्थ इम्प्रूवमेंट के कारण जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है और उनकी आयु बढ़ी है। तो ऐसे में बहुत सारी जगह देखा जाता है कि बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जाता, चाहे वो घरों में हो, समाज की बात करें तो उनका ध्यान रखने वाले नहीं हैं। तो सर्टिफिकेट इन जेरियाट्रिक केयर असिस्टेंस ये एक कार्यक्रम है जो इग्नू के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस ने डेवलप किया है, जिससे इस केयर के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की समाज में आवश्यकता है। तो हेल्थ साइंस से रिलेटेड इन कार्यक्रमों में को अगर बच्चों ने 12th के बाद किया तो उन्हें उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है और की चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन की बात करें
हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में भी रूपांतरण में अगर वो अपने आप को ट्रेन करते हैं तो उसमें भी उनको जॉब पॉसिबिलिटीज़ है। इग्नू में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण एक कार्यक्रम है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर हम हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के प्रोग्राम्स की बात करें तो होटल्स में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें फ्रंट ऑपरेशन, सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑपरेशंस और इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स इग्नू में हैं जिसे वो 12th पास स्टूडेंट्स जो ले सकते हैं और उनको उनके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे और उनको वो रोज़गार पा सकते हैं। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में भी 6 महीने का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन अपैरल मर्चेंडाइजिंग। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रुचि ले रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। फिर टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट को देखते हुए आजकल जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हो रहे हैं उसको देखते हुए सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक प्रोग्राम है जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जानकारी कम है, लेकिन आज के समय में वो ये मिनिमम जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक कार्यक्रम है जो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के अलावा लैंग्वेज भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें आपसी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास भाषा, हमारे पास लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो माध्यम हमारे पास नहीं होगा, लैंग्वेज हमारे पास नहीं होगा, हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश एक कार्यक्रम है इग्नू में जो बहुत पॉपुलर है। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाई की और उन्हें लगता है कि उनके जॉब में मिनिमम इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो, तो सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश नाम का भी एक प्रोग्राम है। अंग्रेजी ही क्यों, बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस का भी इग्नू में सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, जैसे रशियन, जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक। तो जो लैंग्वेजेस में रुचि रखते हैं वो उन स्टूडेंट्स को वो प्रेरित कर सकते हैं कि वो इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो 6-6 महीने के हैं इन्हें वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लैबोरेटरीज में काम करने के लिए, क्योंकि 12th के बाद कई बार लैबोरेटरीज, प्राइवेट लैबोरेटरी लैब्स में स्टूडेंट्स लोगों को लिया जाता है उनके असिस्टेंट्स के लिए, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लैबोरेटरी टेक्निक्स ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवारों से आते हैं और हो सकता है वो अपने घरों में ही छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या अपने घर में होने वाले कामों में उनकी मदद करना चाहते हो, तो सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, ये सभी ग्रामीण स्तर के जो हमारे लोग हैं जो वहाँ को बिलोंग करते हैं या उसमें रुचि रखते हैं, ऐसे लोग 6 महीने के इन प्रोग्राम्स को लेकर साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं कि इन प्रैक्टिसेस को किस तरह से किया जाए और किस तरह से वो अपने परिवार का इकोनॉमी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फॉरेन लैंग्वेजेस की तो बात बताई ही। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, जो जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट हो वो ले सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस के लिए हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिशियंस के कार्य को जानते हैं या और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके भी रुचि के, उनके भी लायक कुछ कार्यक्रम हैं जो वो मतलब ले सकते हैं। इन कार्यक्रमों में से जो आपने सुना, इसमें अगर आप इसके डिटेल्स जानना चाहते हो तो ज़रूर मुझे ईमेल से कांटेक्ट करें। मैं अपना ईमेल आईडी अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगी, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं उसका डिटेल आपको भेज सकती हूँ। उसके अलावा इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सारे कार्यक्रमों की डिटेल्स है कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कौन कौन से विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, कितना उसका डिटेल्स है या क्या उसकी फ़ीस है, ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। तो वो आप उसके डिटेल्स को भी जान सकते हो।
इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी लोग बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हो वहाँ पे, वो टीचर्स हो, काउंसलर्स हो, उनके गार्जियंस हो, जो भी उनके आसपास है, उनका बहुत बड़ा दायित्व है। क्योंकि इस समय 26 करोड़ स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन में हैं और 4.1 करोड़ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में हैं। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स ही है जो या तो स्कूल एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में है। तो इनको प्रॉपर तरीके से इनके एनर्जी को चैनलाइज करना, इनको प्रॉपरली गाइड करना, ये हमारा दायित्व भी है और ये हमारी ज़रूरत भी है। क्योंकि और जो इनसे जुड़े हुए हैं, वही वो ट्रांसफॉर्मर्स है, वही वो लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। क्योंकि हम स्टूडेंट्स को समझाएंगे, जो स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें समझाएंगे, सही दिशा में ले जाएंगे, और वही है जो हमारे राष्ट्र निर्माण में काम आएंगे और हमारे देश के फ्यूचर वही है। तो मैं और आप सभी, हम स्टूडेंट से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, या तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, या उनके संरक्षण के लिए, या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, शिक्षा के लिए। तो हमारा ये दायित्व है कि हम उन्हें सही दिशा दे, सही गाइडेंस दे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन में वो की एलिमेंट बने, जिससे वो बच्चा आगे जाकर एक इंडिपेंडेंट और प्रॉपर सिटीजन बन सके। तो इसके साथ ही चौबे जी, आप मुझे हाँ इसमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें और हैं जो मैं कह सकती हूँ, लेकिन यह है कि समय लिमिटेड है। लेकिन आप आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जितनी बातें मैंने कही उसको मैं 2 मिनट में एक बार समराइज करना चाहूँगी उनके लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। सर्वप्रथम तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो, इस प्लेटफॉर्म का इतना बढ़िया यूज़ कर रहे हो बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए। दूसरी बात, जो लोग स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने कुछ कार्यक्रम बताए जिसको वो लेकर 6 मंथ्स के 1 ईयर के ही प्रोग्राम्स मैंने मेनली बताए। हमारे पास 3 और 4 इयर्स के डिग्रीज और मास्टर्स और डॉक्टरल लेवल प्रोग्राम्स भी इग्नू में मौजूद हैं। उनके बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि आप सभी व्यस्त हैं, और कम से कम 6 महीने या 1 साल अगर आप निकाल सकते हो तो आप अपने आप को, जो आप ऑलरेडी जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो उसके अलावा एक और एस्पेक्ट में भी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो और अपने कार्य को और बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। उसके अलावा मैंने कुछ कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए बताया, बच्चों के लिए बताया, कि आप बच्चों को गाइड करें कि वो इन कोर्सेज को ले, चाहे वो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। ऐसे कार्यक्रमों को ले जिसका नॉलेज हासिल करके वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, वो रोज़गार पा सकते हैं। तो मेनली मैंने ये चीज़ें बताई, और हमारा जो बहुत अहम भूमिका है हम सभी शिक्षकों का या बच्चों से जुड़े लोगों का, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए और हमारे देश के फ्यूचर के लिए, उसको हम सभी उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमें ये रोल्स मिले हैं और हम इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करने की कोशिश करें। धन्यवाद इस मौके के लिए। धन्यवाद। आप जाइएगा नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रांसफार्मर्स हम बात करेंगे, आपसे प्रश्न उत्तर लेंगे। बहुत अच्छे से रहा, टेक्नोलॉजी से लेके लैंग्वेज, सोशल वर्क, लॉ, क्रिमिनोलॉजी, हेल्थ सिस्टम, मेंटल, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर कि हम कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो समाज में आने वाले लोगों को या बच्चों को और बेहतर तरीके से एक अच्छा जीवन दे पाएंगे या गाइड कर पाएंगे। तो हम अपने दूसरे वक्ता की तरफ चलेंगे। बहुत बेसब्री से इंतजार था हम सभी को आज के इस सत्र का। मैम आप जुड़े रहिएगा, आखिरी में हम प्रश्न उत्तर लेंगे आपसे। तो इसके पहले कि मैं संजना जी की तरफ चलूं, कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस बात करना चाहूंगा आगे वाले कार्यक्रम की। शाख पर एक फूल भी है समय प्रतिकूल माना पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है। एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है। लाख भंवरे हो नदी में पर कहीं पर पुल भी है। शाख पर एक फूल भी हो। विषम परिस्थितियां क्या होती हैं, विषम परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य किया जा सकता है, या विषम परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, ये सारे विषयों पर हमारा आने वाला सत्र है, जिस पर हम आने वाले समय में, आने वाले आधे घंटे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ना पूरी तरह से महिला है और ना पूरी तरह से पुरुष है, वह महिला या पुरुष दोनों का संयोजन भी हो सकता है,
या फिर दोनों भी हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में डिफाइन किया गया है एक्ट के अनुसार। 15 अप्रैल 2004 को उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला देते हुए ट्रांसजेंडर्स को एक तीसरे रूप में पहचान दिया। पुरुष महिला के अलावा एक तीसरे जेंडर के रूप में इनको पहचान दी गई। अब इनकी समस्याओं की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे रूबरू नहीं होते हैं प्रतिदिन। सामाजिक बहिष्कार, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, बच्चा गोद न लेना, शादी, ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं जो एक ट्रांसजेंडर के जीवन में प्रतिदिन आती हैं, उसका वो सामना करता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में सरकार ने पारित किया था और उनके नियम, उनके कानून को बना करके उनके अधिकारों का संरक्षण करने का काम भी किया है। ट्रांसजेंडर से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं संजना जी। संजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना ऑडियो वीडियो चालू कर लें। 2007 से संजना जी समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही हैं, पैरालीगल वॉलंटियर भी हैं। मध्य प्रदेश की पहली पैरालीगल वॉलंटियर होने के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग में नौकरी पाने वाले भी आप पहली ट्रांसजेंडर हैं। लोक अदालतों में आप अपनी लीगल सेवाएं देती रहती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं अभी वर्तमान में। एक लंबा अनुभव है आपका 16-17 साल का ट्रांसजेंडर्स के बीच में काम करने का। आपसे निवेदन है कि आज का जो हमारा विषय है ट्रांसजेंडर की समस्याएं, और जो लोग जुड़े हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इन समस्याओं पर हम क्या काम कर सकते हैं, किस प्रकार आज के बाद हम अपना नजरिया बदल सकते हैं जब एक ट्रांसजेंडर को हम देखते हैं, उस पर भी थोड़ा बातचीत करें। ओवर टू यू संजना जी, माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और खासकर आपको कि आपने एक मंच दिया है मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को, कि मैं कुछ अपने अनुभवों को साझा कर सकूं। और जैसे कि इससे पहले बिनी मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं मेरे ख्याल से 2015-16 से जुड़ी हूं। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव था। और उसके बाद में मुझे लगा था मुर्सिनिया जी के माध्यम से, जब मैं कि हम लोगों को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है कि हमारे अधिकार क्या होते हैं, और हमें समाज में एक अगर अच्छी छवि स्थापित करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे। तो मेरे ख्याल से बिना शिक्षा के ये सब चीजें एक धती रह जाती है। मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे पहले एक हमारा हथियार है, जिससे कि हम समाज के अपने अधिकारों, समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते। यहाँ पे जो 2 विषय दिए गए थे मुझे, कि सबसे पहले तो था हमारा ट्रांसजेंडर के जीवन में जो है क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला था कि उसमें इग्नू जो है किस तरीके से इसमें सहयोग कर सकता है। तो मुझे लग रहा है मदद वाली बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक किन्नर समाज में किन्नर समाज के प्रति, समाज में एक आम समाज में जो भ्रांति है, मिथ्य फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पूरे समाज को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जिससे कि हम समाज के बीच में मध्यस्थ नहीं स्थापित कर सकते हैं, समाज के बीच में उठ बैठ नहीं सकते हैं। एक आम व्यक्ति की तरह हम सार्वजनिक स्थानों पर खुलकर घूम नहीं सकते। ये सब बातें जो हैं, मुझे लगता है कि एक तरह से हम लोगों को बहुत अलग करती हैं। मैं अगर चैलेंज की बात करूं तो शायद मेरा जो अनुभव रहा है व्यक्तिगत, वो शायद हमारी किन्नर समाज में सभी के लिए रहता है, और सभी लोग इस चीज से दो चार होते हैं, तो वे भी रही कि समाज द्वारा स्वीकारता नहीं, परिवार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए विडंबना होती है, सबसे बड़ा हमारे लिए एक दंश यही होता है परिवार से दूर कि किसी परिवार में अगर कोई ट्रांस बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेने के समय के बाद में आसपास के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आपका बच्चा तो कुछ अलग है, उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसकी बोलचाली, और जिसके चलते उसको थोड़ा सा समाज से अलग समझा जाता है, बाकी जेंडर से, बाकी लैंगिक आधार के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी रहा, और मुझे लगता है कि आज हमारे समाज में जितने भी ट्रांसजेंडर साथी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से ही सबसे ज्यादा, और समाज के बनाए हुए नियमों से ही ज्यादा त्रस्त रहे हैं। और समाज द्वारा जो है वो त्याग देना सबसे बड़ा एक हमारे लिए अभिशाप हुआ, जिसके चलते हम अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। हमारे खुद के नियम बन जाते हैं, और हमारी खुद की परंपराएं होती हैं,
गुरु चेला प्रथा होती है, जिसका फिर हमें निर्वाह करना होता है, और एक अलग समाज का जन्म होता है जिसे हम किन्नर बोलते हैं, तृतीयलिंग, ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी, इन नामों से जानते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इन सब विषयों पे बात कर रहे हैं, तो ये सब विषयों पर अगर हम बात करते हैं किन्नर, ट्रांसजेंडर की, उभयलिंगी की, तो आखिर ये सब जन्म कहाँ से लेते हैं? जो अभी तक मेरा अनुभव रहा है कि काम समाज, जहाँ पर हमेशा स्त्री पुरुष को प्रधान माना गया है, कि पहले पुरुष प्रधान समाज था, फिर उसके बाद में स्त्रियों ने, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनको अपना एक समाज में पैठ बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, बराबरी का दर्जा लेने के लिए आज भी लड़ाई लड़ना पड़ रही है, जिसमें एक तबका सबसे ज्यादा जिसे गया गुजरा समझा जाता है, जिसको बिल्कुल ही, जो अभी शायद मेरे ख्याल से हम वजूद में नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो एक किन्नर समाज है। एक बड़ी ही विडंबना वाली बात है, अब बहुत ही एक विचित्र बात है मेरे लिए कि उस समाज में मेरा जन्म हुआ, एक स्त्री और पुरुष के माध्यम से मेरा जन्म हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में उसी समाज ने मेरा तिरस्कार करा और मेरा त्याग करा, जिसकी वजह से मुझे शायद शिक्षा से वंचित होना पड़ा, या मैं ये कहूँ कि जब हमारा त्याग कर दिया जाता है तो शायद हमारे वो मौलिक अधिकार से छिन जाते हैं। तो आज अगर हम बात करते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा क्यों नहीं है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बचपन में हमें उस उम्र में घर परिवार त्यागना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है। जब हमारी पढ़ने की उम्र होती है, स्कूल जाने की एक उम्र होती है, उस समय हमारे साथ समाज भेदभाव करता है, और फिर समाज के दबाव में आके परिवार के लोगों को भी हमारे साथ में हमारे रहने, हमारे बोलने चालने और हमारी जो भी गतिविधि, उनको सुधारने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि नहीं, आपका लड़का ऐसा है, वैसा। तो जिसके चलते कई बार मानसिक वेदना झेलना पड़ती है, क्योंकि एक किन्नर, एक ट्रांसजेंडर, अगर मैं बचपन से ही लड़कियों की तरह रहना चाह रही हूँ या लड़कियों की तरह रह रही हूँ, इसमें मेरा कसूर क्या था? कुछ समय के बाद में अगर जो भी मैं कहूँ कि गॉड गिफ्ट, ईश्वर ने जब अगर स्त्री पुरुष को रचना की है, किन्नर की भी रचना की, अगर मैं अपने उस पहचान के साथ समाज के बीच में आना चाह रही हूँ, तो इसमें मैंने क्या पाप किया, या फिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की? ये तो नेचुरल है। तो एक बात आती है कि जब हम समाज के बीच में अपनी वास्तविक पहचान के साथ में आना शुरू करते हैं उम्र के बाद, तो वहां से समाज और परिवार जो है हमारे ऊपर अपने बनाए हुए नियमों को थोपना शुरू करता है, और वो अपने हिसाब से हमें जीने के लिए दबाव डालता है कि नहीं, तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। तो वहां से सबसे ज्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो सबसे पहले बात आती है कि मानसिक स्तर पर हम लोगों को बहुत ज्यादा वेदना होती है, या ये कहें कि हम अपनी भावनाओं, अपने दर्द को किसी से साझा नहीं कर पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं हम कैसे रहना चाहते हैं, हमारी भी जिंदगी, हम खुलकर रहना चाहते हैं। और एक समय आता है कि धीरे धीरे जब समाज का ये दबाव हम पर होता है, परिवार का हम पर दबाव होता है, तो शायद न तो हमारा पढ़ाई में मन लगता है, न हमारा परिवार में किसी लोगों के बीच में उठने बैठने का मन करता है, जिसके चलते हम धीरे धीरे परिवार से अलग होते हैं, समाज से अलग होते हैं। और उसका एक दुष्परिणाम जो आता है कि ना तो शिक्षित हो पाते हैं, ना संस्कारी हो पाते हैं, और जाकर फिर हम एक ऐसी दुनिया में जाकर अपना सपने ढूंढते हैं, या फिर ये कहूँ कि एक ऐसी दुनिया में जाकर हम बस जाते हैं जो जिसको समाज किन्नर समाज नाम देता है, या किन्नर कहते हैं, कि जो बहुत अलग थलग अपने बनाए नियमों का पालन करते हैं, अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, जहाँ पे ना शिक्षा की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती है, ना मानवता की बात होती है। सिर्फ हमें अपने हिसाब से जीना है, हमें सिर्फ अपनी जो दिनचर्या है उसको अपनाना है। तो अब सोचिए कि ऐसी आज की आज हम वर्तमान में बात करते हैं कि भारत में अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 25 से 30 हजार की संख्या में आज हमारा एक इतना बड़ा कुंबा है। उसके बाद में जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत की जनसंख्या में कम से कम 30 से 40 लाख ट्रांसजेंडरों की संख्या है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अछूते हैं शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जो हमारी मौलिक अधिकार है, या जो समाज में जन्म लेते ही हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम उन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, मेरा जो अनुभव है व्यक्तिगत, कि जो अपने आप को शिक्षित लोग बोलते हैं, या ये कहूँ कि जो लोग अपने आप को सम्राट, शिक्षित, सभ्य बोलते हैं, वही हमारा तिरस्कार करते हैं। क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है आज तक। आज आपने जितनी भी मेरी उपलब्धियां गिनाई हैं, तो मुझे लगता है आज वो धरती की धरती है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं किन्नर
ये वास्तविकता है, ये कड़वा सच है। आज किन्नर समाज से अगर हम पढ़ाई लिखाई करके किसी ऊंचे पद पे जाते हैं या अच्छी पहचान बनाते हैं, तो उसके बाद भी हमारे ऊपर हमारा एक दाग लगा हुआ है, हम दाग नुमा जो हम कहते हैं, लांछन लगा है। किन्नर होना शायद उस समाज के लिए अभिशाप है, उस समाज के लिए गंदगी है जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, शिक्षित कहते हैं, क्योंकि ये दंश में अभी भी झेल रही है। आज मुझे लगता है कि हम पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं, आज अगर हम पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में आकर अपनी पहचान स्थापित कर लेते हैं, लेकिन आज फिर भी एक सबसे बड़ा तबका जो सभ्य समाज, शिक्षित समाज, वो हमें स्वीकार नहीं करना। सांत्वना सब देंगे कि हाँ, किन्नरों को पढ़ना चाहिए, किन्नरों को आगे बढ़ना चाहिए, किन्नरों को मुख्य धारा में आना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन जो मैं खुद फेस कर रही हूँ, जो मैं खुद देख रही हूँ कि कहने करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आज जिस समाज के साथ में मिलकर चलना चाहती हूँ, उस समाज के सहयोग से अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन वहीं पर बात आती है कि जब हम एक सोसाइटी में रहने के लिए बात करते हैं, तो वहां पर समाज जो है हमें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ में ये सब चीजें हो रही हैं। इसलिए रिसेंटली अभी के मेरे को कहीं पर मकान चाहिए था किराए से, तो मैंने काफी जगह सर्च करा, ऐसा कि मतलब डेरे से अलग हट के रहना है मुझे थोड़ा सा, कि नहीं मेरा थोड़ा प्रोफेशन अलग है, क्योंकि मैं जिस हमारा जो घर है, हमारे जो मंगलवारा क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ पे शायद बहुत सारे लोग विजिट के लिए या हम किसी भी तरह का कुछ चाहते हैं, वहाँ पे आने में तकलीफ होती है, परेशानियां। तो एक अपना प्रोफेशन के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी के बीच रहूंगी, कुछ अपने अनुभव साझा करूंगी, मेरे रहन सहन के बारे में, मेरे कल्चर के बारे में लोगों तक मैसेज जाएगा, तो लोगों की मानसिकता को बदल पाऊंगी। लेकिन बात जब आती है, हम जब मैं सोसाइटी भी कहीं पर भी मकान सर्च की बात करती हूँ, तो वहां पर जैसे कि ऑनलाइन अगर कुछ अभी रिसेंटली मेरे अनुभव रहे हैं अभी ताजा, कि जब मैंने उनको बोला कि ऐसा, तो हाँ ठीक है बिल्कुल, जब मैंने उनको अपने बारे में ये बताया कि मैं किन्नर, तो क्या आप मुझे देंगे मेरी यही एक्टिविटी। पहले मैंने अपने सारे प्रोग्राम के बारे में, अपने जो भी वर्किंग प्रोफाइल के बारे में बताया कि ऐसा, जब मैंने उनको ये बताया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उनका एक ही जवाब बताया, नहीं नहीं मैडम, हमारे यहाँ पे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें सोसाइटी से पूछना पड़ेगा। सोचिए, तो क्या है इस शिक्षा का, मैं क्या कर रही हूँ। मैं अगर शिक्षित हो जाती, मैं अगर अपना एक नाम पे बना लेती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन अगर वहां पर बात जेंडर की आए और अगर तब भी मुझे जेंडर से तोला जाए, मेरे को एक लैंगिक आधार पर आंका जाए कि नहीं ये किन्नर है, इसलिए हम अपने यहाँ पर इनको मकान नहीं दे सकते हैं या अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते हैं, तो आप सोचिए कि आज हम 21वीं सदी में रहकर हम किस तरह की शिक्षा हासिल करें। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप शिक्षित होने के बाद में अपने मनोविकार को मिटा दें, अपने मन के भेदभाव को, इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, तो शिक्षित होने के बाद ही हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि नहीं हम एक सबको एक ही विचार से, एक ही नजर से देखें। लेकिन आज भी समाज में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। तो बचपन से जो हम झेलते आए और उसके बाद में जब आज हम ये सब चीजें बराबर झेलते रहे कि हमारे साथ बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद जो एक सबसे बड़ा मेरा तबका है जो हमारे समाज का, वो इसीलिए बाहर नहीं आ पा रहा है, एक आम जिंदगी इसलिए नहीं जी पा रहा है कि बाहर लोग हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम घर से निकलते हैं तो लोगों का नजरिया, लोगों की जो दृष्टि होती है, जो उनका नजरिया होता है, वो हमारे लिए बहुत अलग होता है। इवन कि जब भी मैं अगर कभी आती हूँ, तो वहां पर लोगों का एक नजरिया होता है कि ये किन्नर यहाँ पे क्यों आए हैं। अगर मैं कहीं किसी भी ऐसी जगह पर जा रही हूँ जहां पर एक डिफरेंट लोग हैं कि सिर्फ आम समाज है, अगर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो ये किन्नर यहाँ पे क्या करने आए हैं। अगर मैं किसी भी कॉलेज में जा रही हूँ, तो उनका नजरिया होता है, कई बार लोग ऐसे करने काटते हैं, ऐसे दूरी बना लेते हैं जिससे कि पता नहीं कोई तीसरे ग्रह से कोई एलियन आ गया हो। तो ये आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, शिक्षित समाज की, और अगर इतनी शिक्षा करने के बाद भी हम भेदभाव को नहीं मिटा पा रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए चैलेंज और क्या होगा कि अभी हमें समाज के नजरिए को, समाज की सोच को बदलने के लिए बहुत कुछ करना होगा। तो मुझे लगता है कि शायद जैसे सर्टिफिकेट्स या कोई ऐसी शिक्षा भी डेवलप होना चाहिए जो हम लोगों को नहीं, एक आम समाज को, शिक्षित समाज के नजरिए को बदल सके, उनकी सोच को, उनकी धारणा को हमारे प्रति बदल सके। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि पूरे किन्नर समाज में सभी लोग अच्छे होते हैं या फिर सभी लोग बुरे होते हैं। जैसे कि महिला वर्ग में एक कोई महिला अगर कुछ ऐसी प्रवृत्ति की है, तो हम सारी महिला समाज को गलत नहीं, गलत नजरिए से नहीं दिखती है, गलत नहीं आती। या फिर हम कहें कि अगर कोई पुरुष है, पुरुष ने अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो पूरा समाज जो है
वो अपराधी नहीं होगा। तो वैसे ही किन्नरों में भी हैं कुछ, अगर इस तरह के होते तो उसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ पूरे किन्नर समाज का गलत उसमें आकलन नहीं कर सकते कि नहीं। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सुधार होने की जरूरत है, इस पर थोड़ा सा एक ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन भी हम लोग भी चाहते हैं कि शिक्षित हो, हमारा समाज भी शिक्षित हो, लेकिन जब बचपन में हम लोगों का त्याग कर दिया जाता है, कुछ लोग 8वीं 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं और उसके दौरान पता चलता है कि बच्चा डिफरेंट है या इनका बच्चा किन्नर है, और उस अवस्था में आने के बाद फिर घर छोड़ा जाता है, तो शायद एक सबसे बड़ी दिक्कत वो आती है। आज हम लोग शिक्षा अगर हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग एक कम उम्र में अपने घर को त्याग देते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि समाज हमें त्याग देता है। फिर दूसरा उसमें आता है एक नाम को लेके सबसे बड़ी दिक्कत थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जन्म के दौरान मेरे परिवार ने मुझे कुछ और नाम दिया, लेकिन कुछ समय के बाद में मेरा जो भी रहा, मेरा रहन सहन, मेरी भाषा शैली, मेरी जो भी बोलचाली, उसको देखते हुए मुझे परिवार से अलग, मेरा समाज से अलग, फिर किन्नर समाज में जाके रहना पड़ा। तो वहां पर मुझे सबसे पहले आती नाम की कि वहां पे मेरा नाम कुछ और होता है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए दिक्कत वाली ये समस्या पैदा करती है, क्योंकि समाज हमें उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और किन्नर समाज जो है हमें हमारी उस परिवार में जो जन्म लेते हैं उस पहचान के साथ में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जब हम किन्नर समाज में होते हैं तो जो हमारी परंपरा होती है हमें उसका निर्वाह करना होता है, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, उन नियम को मानना पड़ता है, फिर जिसके चलते हम एक समाज से अलग रहकर अपनी दुनिया में रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात वही आती है, समाज में अगर हमें शिक्षा हासिल करना है, अगर हमको मुख्य धारा में आना है, मुख्य धारा में जुड़ना है, मुझे लगता है कि समाज को, आम समाज को, एक आम जन को इसके लिए पहल करना पड़ेगी। किन्नरों को भी उसी नजर से देखें, उसी भावना से देखें जो एक लड़का लड़की को देखते हैं। जिस तरह से एक लड़की को शिक्षा का अधिकार है, लड़की को शिक्षा का अधिकार है, उसी तरह हमें भी शिक्षा का अधिकार है, हमें भी अच्छा स्वास्थ्य का जो है लाभ मिले, वो हमारा भी वो अधिकार है। लेकिन भेदभाव और समाज का जो नजरिया है उसके चलते हम अशिक्षित तो होते हैं, लेकिन कई बार अगर हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटलाइज भी नहीं, हम अपने स्वास्थ्य सेवा से भी वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी लोगों का नजरिया होता है जो है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे किन्नर क्यों आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप में, मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं कि शर्म, डर, झिझक या जो भी है उसकी वजह से हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से भी वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है कि समाज को एक सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो एक एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की, या फिर जो है उसको इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर की बात होती है या किन्नर की बात होती है, उनके कल्चर को लेकर एजुकेशन में डेवलप किया जाए, किन्नर कल्चर के बारे में, या उनकी जो भी एक हमारा होता है कि हम हमारा बचपना, उसके बाद हमारी युवा किशोर अवस्था, ये किस तरीके से होती है, ये पूरी जर्नी जो होती है उसके बारे में भी मुझे लगता है कि आज शिक्षा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिससे कि लोग जो है हमारे बारे में जाने, हमारे कल्चर के बारे में जाने, और सबसे पहले कि हम बचपन में परिवार में रहकर क्या क्या फेस करते हैं, हमें कितना भेदभाव, हमें कितना ज्यादा मेंटल लेवल पर टॉर्चर किया जाता है समाज द्वारा, वो भी हमारे लिए बहुत दुखदायी होता है, जिसके चलते हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और अपने नियमों के बारे में सोचते हैं, हमारे कल्चर के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा वही, समाज हमें स्वीकारता नहीं तो हम शिक्षित कैसे होंगे, संस्कारी कैसे होंगे। हम हमारे अंदर भी वो सारी भावना, वो फीलिंग हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर समाज स्वीकार करता है, समाज में मान्यता मिलती है। मेरे ख्याल से अभी 2019 में जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट बिल की, उसमें बहुत सारे हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, थर्ड जेंडर पहचान दी गई है, लेकिन अभी भी हम कई जगह पर देखते हैं कि ये पूरे तरीके से अप्लाई नहीं है, या पूरे तरीके से लोगों तक ये जानकारी नहीं है कि किन्नर भी समाज का एक अभिन्न अंग है और उनको भी बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, और वो समानता का और वो सम्मान का अधिकार रखते हैं जो एक। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लेती हुए, कि आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें तो ईश्वर ने जैसा बनाया है, हम आपके साथ में मिलकर, समाज के साथ में मिलकर, समाज भी योगदान भी देना चाहते हैं, शिक्षित भी होना चाहते हैं, समाज का नजरिया भी बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षित होने के बाद भी हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये
इसमें हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं, समाज की गलती है कि शिक्षित होने के बाद भी अगर वो अशिक्षित वाले व्यवहार कर रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट की बात है कि कैसे सपोर्ट कर सकता है, तो ने बहुत सपोर्ट किया है और मेरे ख्याल से एक पहल करी थी, क्योंकि मुझे इंडिया का तो नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए उनके फ्री एजुकेशन के लिए कैंप लगाया था, तो ये एक बड़ी अच्छी पहल थी। इसमें हम लोग शामिल हुए, मेरे 2 चेला भी शामिल हुए, तो ये एक बड़ी अच्छी पहल थी। तो इस तरह की पहल एक आम समाज के बीच में ट्रांसजेंडरों को लेकर अगर की जाए, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, तो मुझे लगता है कि एक बड़े स्तर पर हम बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक बहुत अच्छी पहल भी होगी, जिसमें लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा हमारे लिए बहुत सकारात्मक रूप से बदल सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद संजना जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस सत्र को ओपन सत्र में ले चलेंगे, प्रश्न उत्तर लेंगे। उसके पहले हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। भाई साहब, आपसे आग्रह है कि आज अध्यक्ष जी उद्बोधन दें। हमारा ये 199वां वेबिनार था और बहुत जल्दी हम अगले सप्ताह 200 पे पहुंच रहे हैं। राघवेंद्र जी भाई साहब, उसके बाद हम सत्र को ओपन करेंगे। जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। और मुझे लग रहा था जिस तरह का आज हमारा ये सत्र 200वें सत्र के पायदान की तरफ बढ़ रहा है, आज का जो विषय है और जितनी भावनात्मक तरीके से और दिल को झंझोर देने वाला, मतलब मैं कहूँ कि वास्तव में अभी तक हमने जितने भी सेमिनार किए होंगे और एक आत्मा से अगर कोई शब्द निकले हैं और हम लोग जिस काम को कर रहे हैं, और मुझे लगता है हमारे लिए एक बड़ा टास्क मिला है आज, तो वो आज का ये सत्र है। और मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय संजना जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने संजीदगी के साथ इस विषय को रखा है। हम लोग भी हम लोग बहुत समय से काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे या हमने कभी इस तरीके से काम किया जा सकता है, इस पर सोचा होगा। लेकिन मुझे लगता है अब अगले हमारे एपिसोड के लिए भी और हम सब लोगों के काम करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा एक हमारे लिए जीवन मंत्र, जीवन लक्ष्य दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय, इससे पहले हमारी जो वक्ता थी, उन्होंने भी इस विषय में शिक्षा के संबंध में जो जानकारी दी है कि हम सत्रों के माध्यम, यज्ञों के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बार बार यही कहूँगा कि हमें अगले काम के लिए बहुत बड़ा एक टास्क मिला है। हम देखते हैं कि वास्तव में चुनौतियां तो हैं और चुनौतियां या समस्याएं हमसे ज़्यादा, मैं कहूँ जो थर्ड जेंडर के लिए जितने बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव बाकी समाज को आवश्यकता है। हमारा देखने का नज़रिया कैसे बदले, जब तक हमारा नज़रिया नहीं बदलेगा तो समाज में परिवर्तन नहीं आएंगे। समाज में जितने भी परिवर्तन आए हैं उनके लिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ संजना जी, आपने जो बीड़ा उठाया है यह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया की किसी भी समस्या के समाधान के लिए आज से हजारों साल पहले उठाए गए हुए कदम को देखिए, या राजा राममोहन राय ने कभी सती प्रथा के लिए कोई कदम उठाया था, या सावित्रीबाई फुले ने या महात्मा फुले ने कोई कदम उठाया था। उस दिन ऐसा लगता था कि बहुत छोटा सा प्रयास है और चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जब हमारे लक्ष्य में, जब हमारे काम में सच्चाई होती है, जब हमारे संकल्प में सच्चाई होती है, संकल्प हमारा एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए होता है, तो वह सफल भी होता है और सार्थक भी होता है। तो मैं इस CCF की टीम के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी अगर आप 2 हाथ से काम कर रहे थे तो आज से आप 200 हाथ से काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्या समस्या होती है, क्योंकि मैंने जो सुन रहा हूँ और आपने जिस तरह से बताया है आपने, मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से बोलता है तो वह मुंह तक जाता है, दिमाग से बोलता है दिमाग तक जाता है, लेकिन जब आत्मा से शब्द बोलते हैं तो आत्मा तक जाते हैं। तो आपके जो शब्द थे तो वास्तव में हृदय की उस गहराई से निकले हुए शब्द थे, जिस वेदना को आपने स्वयं देखा है, लेकिन आपने उस वेदना को देख करके, उसको सहन करके आप उसको रुक नहीं गए। ये आप बहुत अच्छा आपने एक वो रखा है, आप उसके लिए एक हथियार की तरह काम कर रहे हैं और बाकी लोग इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मैं आपको बहुत आज के सेमिनार में आने के लिए आपको वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं आदरणीय कृपाशंकर जी से मैं बात करूंगा कि हम एक बार आपके साथ बैठ करके हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। आपका इतना बड़ा अनुभव है
और अच्छी बात है कि हमारे साथ एक लंबे समय से हम लोग लगातार ये 200 वेबिनार हमारा चल रहा है। देश और दुनिया के अधिकांश लोग इससे जुड़ते हैं। तो हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, इस पर ज़रूर बैठ कर के चर्चा करेंगे। और 200 वेबिनार जब हमारा पूरा होने वाला होगा, उस समय देश में चुनावी माहौल है, वरना हम इसको जब ये 208 पे जाएगा, यानी 4 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय एक पूरे देश भर के जो प्रमुख वक्ता हमारे रहे हैं, उनके साथ मिलकर के एक सेमिनार जैसा कुछ करेंगे हम, जिसमें हम आगे के CCF के लिए क्या हमारी कार्य योजना होगी, क्या हम काम कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। तो मैं CCF की पूरी टीम को, CCF के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको, और आज के वक्ताओं को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन शब्दों के साथ देता हूं, ना वो मेरा बचपन लौट पाएगा, ना वो मेरा अतीत सम्मान के साथ वापस आ पाएगा, पर मैं यही चाहता हूं कि ये सम्मान हमारे जैसे बच्चों के साथ हमेशा हमेशा रहे। और आज के जो शब्द हैं, आप सबके हृदय में हृदयांगम हो जाएं, और आज के बाद आप अपने सोचने के नज़रिया को बदल दीजिए। और केवल आप अपने नज़रिए को नहीं बदलिए, आपके संपर्क में जो लोग आते हैं, उन सब के अंदर ये चेतना को आप बदलने का प्रयास कीजिए। तो मुझे लगता है कि आज का वेबिनार सफल और सार्थक होगा। और आज का वेबिनार भारत के इतिहास के पन्ने पर एक विशेष तारीख के रूप में अंकित होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे और सब एक दूसरे से और अपनी जानकारी और अपनी नॉलेज को और अधिक बढ़ा सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने जैसा बोला, मेरे माइंड में भी ये था कि एक प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा संजना जी के साथ बैठ के हम क्या कर सकते हैं, कम से कम अवेयरनेस पे काम तो कर ही सकते हैं। जो 34 लोग जुड़े हुए हैं देश के अन्य राज्यों से, दिल्ली से हैं लोग, झारखंड से हैं, त्रिपुरा से हैं, असम से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं। तो इन राज्यों के जो लोग हैं, तो अपने राज्य में हर व्यक्ति एटलीस्ट 2-2, 4-4 लोगों के समक्ष भी ये बातचीत रखेगा, तो हम समाज में एक परिवर्तन की लहर पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास परिवर्तन की तरफ कर पाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, इस पे हम काम करेंगे। प्रश्नोत्तर सत्र है। लक्ष्मण जी ने हैंड रेज किया। लक्ष्मण जी अपनी बात रखें, ब्रीफ में रखेंगे बात, क्योंकि 10-1 लोगों ने हैंड रेज किया है। लक्ष्मण सर जी। एक बार लक्ष्मण जी कहाँ से हैं बता दीजिए, तो वक्ता को पता जी। चलता है कि कहाँ से। हाँ, लक्ष्मण जी त्रिपुरा से हैं। लक्ष्मण जी अपना प्रश्न रखें। माइक बंद है शायद आपका लक्ष्मण जी। हाँ, चालू है जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मण सर, माइक बंद हो गया है आपका, चालू करें जी।